नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आज से स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारी आज की चौथी क्लास है इकोनॉमी की। इसके पहले हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे चैनल में इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो क्रम से आप देख सकते हैं, और दूसरे विषय के वीडियो भी वहीं से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए, इकोनॉमी समझने के लिए उससे जुड़े सभी शब्दों को, चाहे शब्द इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, वो आपकी मर्जी है। हम दोनों भाषाओं को लेकर चलेंगे, क्योंकि कई बार पेपर में डायरेक्ट इंग्लिश वाले शब्द को हिंदी में लिख के दे देता है, या फिर शुद्ध हिंदी लिख देता है जो समझ में नहीं आती। ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो हमें उनको भी ध्यान देना है। तो हम सभी शब्दों को हिंदी इंग्लिश मिलाकर चलेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि उन शब्दों का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमी में यूज होने वाले ये 10-20 कुछ चुने हुए इंपॉर्टेंट शब्द मैंने इकट्ठा किया है। इन्हें अभी कंप्लीट चर्चा करते हैं, इनके बारे में समझते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। आप बार बार सुनेंगे, पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, चैनलों में, मीडिया में सुनेंगे, ये शब्द हो गया, वो शब्द हो, जो भी शब्द बता दिया गया कि ऐसा हुआ इकोनॉमी में, वैसा हुआ, तो आप समझेंगे कैसे। तो चलिए आज देखते हैं इनका क्या सिस्टम है। उससे पहले आपसे एक बात कहनी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिए जो भी पढ़ने वाले हैं, पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे बिल्कुल तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द लिखा है मुद्रास्फीति। आप शब्द तो सुने ही होंगे, मुद्रास्फीति आपने पढ़े भी होंगे। मुद्रास्फीति होता क्या है, यानी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? वस्तु के औसत मूल्य में वृद्धि, यानी कि आमतौर पर कोई वस्तु 10 रुपए की बिकती होगी, हर तरह 10 रुपए की बिकती होगी, तो उसका रेट बढ़ जाना, 12-15 हो जाना। तो ऐसी हालत में जब रेट बढ़ जाएगा तो मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? मार्केट पर असर पड़ेगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो औसत मूल्य में जो वृद्धि होगी वो क्या करेगी? महंगाई को बढ़ा देगी। तो उसे क्या कहा जाएगा? मुद्रास्फीति, यानी इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से महंगाई का बढ़ना। अगर आप न्यूज़पेपर में, न्यूज में सुनते हैं झटके से सिर्फ इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति एक शब्द सुनते हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि महंगाई बढ़ गई। सीधी भाषा, महंगाई बढ़ गई। अब क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपको दिखाया क्या गया, अभी आपको क्या बताया गया, आमतौर पे जो दाम है उस पे बढ़ गया, यानी औसत मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट शब्द आता है अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएशन। अगर हम शब्दों की बात करें तो अवमूल्यन शुद्ध हिंदी भाषा है। अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ध्यान से सुनिए, अभी जो मैं बताने वाला हूं उससे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। यानी अवमूल्यन, गिरा हुआ मूल्य यानी घटना। डिवैल्यूएशन यानी कि कीमत का डाउन हो जाना। देखिए, विदेशी मुद्रा यानी विदेशी मुद्रा की तुलना में, विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा की कीमत, विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा की कीमत जानबूझकर कम करना। अपनी मुद्रा की कीमत जानबूझकर कम कर देना क्या कहलाता है? डिवैल्यूएशन, यानी वैल्यू को डी करना, गिराना, डिमोरलाइज करना। तो अपनी मुद्रा को विदेशी मुद्रा की अपेक्षा उनकी मुद्रा की कीमत को गिराना डिवैल्यूएशन कहलाता है। इसका उद्देश्य, यानी इससे फायदा क्या होगा? निर्यात में वृद्धि होगी। अगर यहाँ की मुद्रा डिवैल्यूएट होगी तो बाहरी जो व्यक्ति होंगे, यानी कि जो कंपनी के लोग यहाँ के होंगे, उत्पादन करने वाले लोग होंगे, वो निर्यात को बढ़ावा देंगे। बाहरी निर्यात, इसका मतलब बिक्री, तो बाहर में ले जाकर बेचेंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे डॉलर 60 रुपए है, ठीक, जानबूझकर डिवैल्यूएट किया जाए तो क्या हो जाएगा? 70-80 हो जाएगा। मान लीजिए 70 हो गया। तो ऐसी हालत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा? बाहर ले जाकर वस्तुओं को बेचा जाएगा, और जब बाहर बेचा जाएगा तो क्या होगा? फिर वो भारतीय रुपए में कीमत बढ़ जाएगी, यानी कि 70 रुपए मिलने लगेंगे। बाहर से 1 रुपया कमा के लाएंगे तो निर्यात को बढ़ावा देंगे, बाहर में महंगाई होगी, मतलब मुद्रा ज्यादा मिलेगी। बाहरी मुद्रा जब आप देश में लाएंगे तो आपके पास क्या होगा? अमीरी आएगी। तो ये हो गया डिवैल्यूएशन। भारत में अब तक 3 बार किया गया है। देखिए, 1949, 66 और 1991। तो अब तक भारत में डिवैल्यूएशन यानी कि जानबूझकर मुद्रा की कीमत कब गिराई गई है? वो 3 बार ऐसी हालात में।
नेक्स्ट शब्द आता है विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। नोटबंदी, तो देश की सबसे बड़ी बंदी नोटबंदी। तो कोई ऐसा नहीं होगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है और आपने उस पल को ना देखा हो, मजा तो आपको भी खूब आया होगा। देखते हैं होता क्या है। ये बाजार में प्रचलित मुद्रा को, यानी कि मार्केट में जो पहले से चल रही मुद्रा, उसे बंद कर नई मुद्रा जारी करना। नई मुद्रा जारी करना, चलती हुई मुद्रा को रोक कर या बंद कर देना, उसकी जगह नई मुद्रा जारी करना ही क्या कहलाएगा? डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण, दूसरी भाषा में नोटबंदी। देखिए हुआ कब कब है? भारत में अब तक 2 बार हुआ है। 1978 में 10,000, 1978 में 10,000 का नोट बंद किया गया था। ठीक, पहले 5,000 10,000 के नोट भी भारत में चलते थे, तो 1978 में 10,000 का नोट बंद किया गया और फिर 8 नवंबर 2016 को 500 और 1,000 वाली नोट बंद कर दी गई। तो चलती हुई नोट को बंद कर, चलती हुई मुद्रा को, प्रचलित मुद्रा को बंद कर देना और उसकी जगह नई मुद्रा जारी करना क्या कहलाएगा? विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा अस्फीति यानी डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। देखिए यहाँ क्या हुआ? वस्तु की मांग खत्म हो जाने पर क्या होगा? जैसे किसी वस्तु की मांग मार्केट से खत्म हो गई तो उसके दाम को कम से कम, यानी कि दाम को बहुत गिराकर बेचा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? मुद्रा अस्फीति। यानी कि वस्तु की मांग ही नहीं है, खरीदार नहीं है, तो क्या किया जाएगा? उसे कम दामों में धुआंधार बेचा जाएगा। ऐसा कब होता है? वस्तु की आवश्यकता ही खत्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब उसकी सप्लीमेंट्री आ जाए, कोई ऐसी वस्तु जो आसानी से मिल जाए या सस्ती पड़ने लग जाए, जिससे उस वस्तु की जरूरतें पूरा कर दे, यानी इसका ऑप्शन मिल जाए, तो लोग उसे लेना नहीं चाहेंगे, ऑप्शन को यूज करेंगे। ऐसी हालत में पुरानी वस्तु को बेचने के लिए दाम को कम से कम करना होगा, यानी कि मूल्य को गिरा कर बेचना होगा। इसे डिफ्लेशन कहा जाएगा, जिसे मुद्रा अस्फीति कहा जाता है। ऐसी हालत में मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? आर्थिक मंदी हो जाएगी। आमतौर पर रेट 10 रुपए होगा, आप 7-8 रुपए करके बेचेंगे तो आपकी कमाई कम होगी, और दुकानदार या व्यापार की कमाई कम होना आर्थिक मंदी बताता है। तो मार्केट पर असर होगा आर्थिक मंदी। नेक्स्ट शब्द आता है मौद्रिक नीति यानी मॉनिटरी पॉलिसी। ये शब्द क्या है? आप न्यूज़पेपर में बार बार पढ़ेंगे, नई मौद्रिक नीति हर बार आती है और बीच बीच में आती है। इसे जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए बाजार में उपस्थित मुद्रा को कम या ज्यादा करना। अगर बाजार में महंगाई को नियंत्रित रखना है तो मुद्रा ज्यादा हो जाए तो कम करना पड़ेगा, कम हो जाए तो ज्यादा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इस सिचुएशन को, इस चीजों को नई योजनाओं, नई नीतियों के द्वारा रिजर्व बैंक करता है और इस कार्य को क्या कहा जाएगा? मौद्रिक नीति। देखिए आरबीआई वाले चैप्टर में जब हम बैंकिंग व्यवस्था पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कायदे समझेंगे। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के पूरे इंस्ट्रूमेंट्स यानी सभी उपकरण समझेंगे। मौद्रिक नीति किन किन हालातों पे जारी की जाती है। अभी के लिए समझ लीजिए कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक जारी करता है, और किस लिए? बाजार की मुद्रा, बाजार की महंगाई को नियंत्रित रखना। मंदी या महंगाई जो भी हो रही हो, चाहे गिर रहा हो बाजार या उठ रहा हो, बढ़ रहा हो, खराब हो रहा हो, तो उसे नियंत्रित रखने के लिए रिजर्व बैंक समय समय पर मार्केट में मुद्रा की कमी या अधिकता करने की जो नीति लागू करेगा उसे मौद्रिक नीति कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा जनित मंदी यानी कि स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब मुद्रा जनित मंदी। यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हैं, मुद्रा होते हुए मंदी, मुद्रा भी है और उसके बाद भी मंदी है। ऐसा कब होता है? देखिए बाजार में महंगाई और मंदी दोनों एक साथ आ जाए, सामान्य महंगी भी बिक रही हो, फिर भी इतनी कम बिक रही हो कि दुकानदार मंदी की हालत में हो, यानी कि बाजार फीका पड़ा हो। ऐसी हालत को क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रा जनित मंदी। मुद्रा है फिर भी मंदी है, मतलब पैसा होते हुए भी मंदी है। और ऐसी हालत कब होती है? देखिए इसके 2 कारण। इसके कारण ये है कि वस्तु ज्यादा महंगी होने के कारण बिक नहीं पा रही होगी। ऐसा कब होता है? कि मुद्रा भी हो फिर भी मंदी हो, क्योंकि
वस्तुओं का दाम इतना ज्यादा हो कि लोग लेना नहीं ना चाहें। जैसे सेकेंडरी चीजें हो, जैसे कि कार हो, एसी हो, गाड़ी बंगला हो, या मतलब महंगी चीजें हो, तो व्यक्ति की प्राथमिकता क्या होगी? पहला काम भोजन, दूसरा काम वस्त्र यानी कपड़े पहनना, तीसरे लेवल पे रहने के लिए स्थान यानी कि घर की व्यवस्था करेगा। अगर इनसे पूरा होता है तो चौथे नंबर पर गाड़ी या ऐशो आराम की चीजों पर ध्यान देगा। तो ऐसी हालत में मुद्रा जनित मंदी होती है, यानी कि पैसा होने के बावजूद, पैसा होना क्या मतलब, क्योंकि अगर वो सामान बिक जाती तो बहुत सारा पैसा आ जाता, क्योंकि सामान बहुत महंगी है लेकिन बिक ही नहीं रही है, तो मंदी भी है और मुद्रा भी है। तो मुद्रा जनित मंदी आपने समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं विस्फीति यानी कि डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन, विस्फीति, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर मंदी ले आना। मतलब महंगाई अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, यानी कि चीजों के दाम बहुत महंगे महंगे बिक रही हो, तो ऐसी हालत में जानबूझकर मंदी लाया जाता है। कैसे लाया जाता है? यानी कि सामान बिकना ही कम हो जाए, कम बिके, तो ऐसे क्या किया जाएगा? जानबूझकर मंदी लाया जाएगा। इसमें तो जानबूझकर मंदी लाया जाएगा। कैसे? वस्तुओं का दाम गिरा दिया जाएगा, यानी दुकानदार को अगर एक वस्तु बेचने पर 10 रुपए का फायदा हो रहा था तो अभी 2-4 रुपए का फायदा होगा, या फिर उसके फायदे को और कम कर दिया जाए, या फिर दाम टू दाम यानी कि खरीद के दाम पर बेच दे, ज्यादा भी फायदा बिल्कुल न ले। ऐसी हालत में जब बनाई गई मंदी होगी उसे विस्फीति कहा जाता है, यानी कि वस्तु के मूल्य को गिरा कर बेचा जाए तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। जैसे 10 रुपए की सामान 20 की बेची जा रही है, 10 रुपए फायदा लिया जा रहा है, तो महंगाई बढ़ गई, मार्केट में अफरा तफरी मच गई। बहुत सारा वर्ग, आम व्यक्ति, जो मिडिल क्लास फैमिली, वो इन चीजों से वंचित होने लगता है, क्योंकि वो इतना महंगा नहीं अफोर्ड कर पाएगा। फिर क्या होगा? तब जानबूझकर मंदी लाया जाएगा, यानी कि उस सामान को सरकार की तरफ से या मार्केट व्यवस्था जो कमेटी, एक विभाग बनेगा, वो लागू करेगा कि इस वस्तु को आप इतने में बेचेंगे, इसलिए वस्तुओं पर एमआरपी बनाया गया कि उससे बढ़ाकर कोई नहीं बेचेगा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन को विस्फीति कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रत्यविस्फीति यानी कि रिफ्लेशन। शब्द ध्यान से देखिए, अगर आप चाहें तो आप इसको लिखते चलें। वैसे तो अभी इस तरीके से इंग्लिश वर्ड ही पेपर में ज्यादातर आने लगे हैं, लेकिन हम हिंदी मीडियम होने की वजह से हिंदी भी हमें मिलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन अब तो सभी पेपरों में दोनों लैंग्वेज होती है। तो अगर आप हिंदी में प्रत्यस्फीति देखें तो आप इंग्लिश उसका देखिए, इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप उसका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए। तो प्रत्यस्फीति में क्या होगा? बाजार में मंदी को नियंत्रित करने के लिए मूल्य को बढ़ाना। अभी हमने देखा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मूल्य को गिराया गया, अब क्या करेंगे? मंदी हो गई, बहुत ज्यादा मंदी हो गई, यानी कि वस्तुएं मजबूर होकर कम से कम दाम पर बेचना पड़ रहा है, बहुत कम दामों पर बेचना पड़ रहा है। इसकी वजह से दुकानदार को इतना घाटा है कि समझिए कि वस्तु का दाम भी नहीं निकल रहा है। ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा? व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? वस्तुओं का दाम बढ़ा दिया जाएगा। थोड़ा वस्तु का दाम बढ़ा दिया जाएगा तो बचत ज्यादा होगी, यानी व्यापार बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? मंदी नियंत्रित होगी। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द आता है गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी। क्या होता है? तो गर्म मुद्रा या हॉट मनी यानी कि पलायन या परिवर्तनशील मुद्रा जिसकी मांग हर तरफ हो, जैसे कि डॉलर या यूरो या फिर बॉन्ड, या वो हाई लेवल यानी हाई वैल्यू मुद्राएं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा हो, दुनिया में ज्यादा मांग हो। तो सबसे ज्यादा डॉलर है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों की तरफ से मान्य है डॉलर। जहां नहीं भी चलती है उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ज्यादातर पूरे विश्व में अभी के लिए इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर की डिमांड है। तो डॉलर अभी क्या है? गर्म मुद्रा कही जाएगी, यानी कि हॉट मनी में गिना जाएगा। आगे आते हैं हार्ड मनी। हार्ड मनी मतलब दुर्लभ मुद्रा, यानी कि जो आसानी से ना मिल सके, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो, यानी कि जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। हार्ड टू अर्न यानी कि इस पैसे को कमाना बहुत कठिन हो, प्राप्त करना बहुत कठिन हो, जिसमें डॉलर, बॉन्ड या यूरो यानी कि ज्यादा मुद्रा वाले, ज्यादा वैल्यू वाली मुद्राएं, ज्यादा कीमत वाली मुद्राएं, तो ये हो जाएंगी हार्ड मनी। हार्ड मनी।
आगे आता है सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी मतलब सुलभ मुद्रा, हिंदी में बात करें तो सुलभ मुद्रा, यानी इजी टू अर्न, आसानी से कमाया जा सके, आसान तौर पर मिल सके। जैसे आसानी से प्राप्त होने वाली मुद्राएं, पाकिस्तानी मुद्रा या नेपाली मुद्रा, या फिर वो सभी मुद्राएं जिनकी कीमत आपकी मुद्रा से कम हो। कम कीमत वाली मुद्राएं सॉफ्ट करेंसी, ज्यादा कीमत वाली मुद्राएं हार्ड करेंसी कही जाएंगी। दुर्लभ मुद्रा एंड सुलभ मुद्रा। चलिए नेक्स्ट शब्द आता है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। ये शब्द बार बार आप सुनते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, लगातार टीवी न्यूज में हर जगह धुआंधार सुनते हैं आप। तो इन्वेस्टमेंट मतलब होता क्या है, निवेश मतलब होता क्या है, व्यापार में पूंजी लगाना, लाभ के उद्देश्य से पैसा यानी फायदा कमाने के लिए किसी व्यापार में पूंजी लगाना ही क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है, यानी कि निवेश कहलाता है। अब कैसे होता है, चाहे व्यक्ति व्यापार विदेशी हो या भारतीय हो, दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं। एफडीआई के तहत यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी स्थायी रूप से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया के द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है, परमानेंट। दूसरा पोर्टफोलियो तरीका यानी अस्थायी टेम्परेरी तौर पर, जैसे शेयर बाजार। शेयर बाजार का सिस्टम होता है, आपने मुद्रा लगाया, कुछ समय के लिए होता है, इसमें उछाल होता है, मुद्रा बढ़ती है, अचानक से बढ़ती है, अचानक से घटती है। तो इस तरीके की चीजें पोर्टफोलियो यानी कि सेकंड ऑप्शन में आते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, एफडीआई का सिस्टम, यहाँ फिक्स डिपॉजिट जैसा है, इसमें घटना नहीं है, घटने की सिचुएशन बहुत ही दुर्लभ हालातों में आती है, मतलब राष्ट्रीय वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था में आ सकती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्थायी रूप से है, लंबे समय में आपको लाभ मिलता है। ये क्षणिक मात्र लाभ है, तत्काल के लिए। अस्थायी इन्वेस्टमेंट है शेयर बाजार। तो इस तरीके से दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है देश में। नेक्स्ट देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। हमने देखा इन्वेस्टमेंट यानी लाभ के उद्देश्य से व्यापार में लगाया गया पैसा, डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश यानी कि निवेश का अपोजिट। अब पैसा निकालना, यहाँ लगाया गया था, यहाँ पैसा निकाला जाएगा। देखिए कैसे, निवेश के विपरीत किसी कंपनी में लगा पैसा वापस लेना विनिवेश कहलाता है। निवेश में पैसा लगाना है, वहां पैसा वापस ले लेना है। ऐसी सिचुएशन कब होती है, कंपनी के शेयर गिरने लगे या फिर लगाने वाले व्यापारी को पैसे की जरूरत हो या वो व्यापार ना करना चाहे, तो ऐसी हालत में क्या करेगा, अपना पैसा वापस लेगा। अब ये सिचुएशन होती कैसे है, सरकार के द्वारा ऐसी नीतियां अक्सर अपनाई जाती हैं। सरकार ऐसी नीतियां क्यों अपनाती है, क्योंकि विदेश मतलब प्राइवेट यानी कि निजी भागीदारी बढ़ाई जाए, देश में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जाए। कोई बड़ी फैक्ट्री कंपनी लगती है, पहले सरकार या फिर कुछ लोग मिलकर करते हैं, बाद में सरकार उसका शेयर धीरे धीरे बेच देती है, प्राइवेट लोग खरीद लेते हैं और सरकार अपना पैसा निकाल लेती है। अब वो प्राइवेट भागीदारी को बढ़ावा देना है, यह एक अच्छा कदम भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डंपिंग क्या होता है। आपने शब्द सुना है डंपिंग। डंपिंग मतलब मूल्य उतार होता है, यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत को घटा देना। देखिए, ज्यादा उत्पादित वस्तु को दूसरे देश में कम दाम पर बेचना। कोई वस्तु आपके पास बहुत ज्यादा उत्पादन हो रही है, उसे दूसरे देश में अपने देश से बाहर ले जाकर कम दाम में बेचना। देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या होता है, ऐसा करने की जरूरत क्यों होती है। पहला कारण तो वस्तु का ज्यादा उत्पादन हो गया जो हम अपने देश में बेच नहीं पा रहे हैं, यूज नहीं हो, यानी कि खपत नहीं है इतनी, तो इस वजह से हम बाहर ले जा रहे हैं। दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि उनके देश की बनी हुई वस्तु को, उनकी वस्तुओं को बर्बाद कर देना या बिकने न देना। अब वो 10 रुपए की अपनी वस्तु बेच रहे हैं, हम ले जाके वहां 9 बेच दें, जैसे कि चाइना का भारत में काम है, तो चाइना की वस्तुएं आने से भारत का भी यही हाल हुआ। तो डंपिंग की सिचुएशन में भारत भी पहुंचने लगा है। तो ऐसी हालत में सिचुएशन दो होती है डंपिंग की। दोनों उद्देश्य ये हैं, वस्तु की ज्यादा उत्पादन हो गई, नहीं बिक पा रहा तो हम दूसरे देश में ले जाके बेचेंगे, और दूसरे देश की वस्तु को खराब करना हो, उनका मार्केट बिगाड़ना हो, उनकी वस्तुओं को न बिकने देना हो, तो हम उनसे दाम थोड़ा घटा कर बेचेंगे। तो ये दो चांस होते हैं डंपिंग के।
नेक्स्ट आता है शब्द आपने सुना है एलपीजी। इकोनॉमिक के एलपीजी का क्या सिस्टम है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, वो अलग केमिकल वाला, केमिस्ट्री वाला नहीं। यहाँ इकोनॉमिक्स में देखते हैं क्या मतलब है इसका। तो एल मतलब हो गया लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। उदारीकरण में क्या होता है? सरकारी क्षेत्र को कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, जिसमें हमने आपको बताया था सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी सरकार की तरफ से, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवाद, पूंजीवाद में प्राइवेट की तरफ से। पूंजीवाद में सरकार बिल्कुल नाम मात्र हाथ लगाती है, यानी कि हिस्सेदारी बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो लिबरलाइजेशन में भी वही कार्य होता है कि सरकारी क्षेत्रों को कम करके प्राइवेट भागीदारी को बढ़ाना उदारीकरण कहलाएगा। इसमें होता क्या है? सरकार के द्वारा लगे नियम, लाइसेंसिंग प्रक्रिया, नियम कानून, व्यवस्था, मान्यता देना, कागजी कार्रवाई, इन सब को आसान बनाकर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण कहलाता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था के जनक के तौर पर हमारे देश में माना जाता है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को माना जाता है। नई आर्थिक नीति 1991 के तहत भारत में उदारवादी यानी उदारीकरण को, लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया। तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 के द्वारा उदारीकरण को पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ावा दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पी का सिस्टम क्या है? प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। निजीकरण क्या है? निजीकरण में सरकारी मदद के द्वारा या फिर पूरा छूट देकर, सरकार कुछ पैसों की मदद करके या फिर छूट देकर निजी कंपनियों की स्थापना कराना और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देना, उनके व्यापार को बढ़ावा देना। सामाजिक तौर पर देश में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना, भागीदारी बढ़ाना प्राइवेटाइजेशन कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण होता है, यानी अपने व्यापार को विश्व स्तर पर पहुंचाना, अपने देश से बाहर निकलकर दुनिया के दूसरे देशों यानी विदेशों तक निर्यात करना। व्यापार मतलब बिक्री ही, तो अपने व्यापार को विश्व लेवल पर पहुंचाना वैश्वीकरण कहलाता है। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स से जुड़े इतने वर्ड जो इम्पोर्टेंट से लगे थे मैंने यहाँ इकट्ठा किया और आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप हमें कमेंट से कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए, हम उसका जवाब, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही आपकी सफलता है।